बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, जो मामला शुरू हुआ था ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन करने से, वो मामला ऐसा लगता है कि ईरान में तो हुकूमत नहीं गिरी, ना हुकूमत तब्दील की जा सकी। सिर्फ आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को शहीद किया गया और उसके बाद उन्हीं की तरह का उनका बेटा आ गया। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे काबिल कबूल नहीं है, अब डोनाल्ड ट्रंप उनसे मुज़ाकरात की बात भी करता है। लेकिन मामला ये है कि जहाँ पे हुकूमत ईरान की गिराई जानी थी, जो दो हुकूमतें ये काम करने के लिए चली थी, एक अमेरिका और एक इसराइल, वो दोनों ख़तरे में पड़ गई। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हो रहा है और इसराइल में नेतन्याहू के साथ क्या हो रहा है, ये एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है कि इन दोनों मुल्कों ने ईरान में रजीम तब्दील करना था, लेकिन इनके अपने रजीम ख़तरे में आ गए हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हुआ। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर, जो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी है, और अमेरिका के मीडिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की शदीद मुखालफत पैदा हो चुकी है और किसी सूरत भी डोनाल्ड ट्रंप अब इस पोजीशन में नहीं है कि मिड टर्म इलेक्शन जीत सके। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगातार एक तलवार लटक रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का मुहासबा किया जा सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने यह खुद भी कहा कि मेरी इम्पीचमेंट हो सकती है, और इसकी वजह सिर्फ ये जंग नहीं है, एप्स्टीन फाइल और उसके बाद बनने वाली सिचुएशन, और फिर पूरे अमेरिका को एक ऐसी जंग में धकेल देना जिससे ना सिर्फ अमेरिका को शर्मिंदगी हुई बल्कि अरबों डॉलर का नुकसान भी हो गया, और अमेरिका के अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात और खलीजी ममालिक में अमेरिका की जड़ें वो उखड़ गई हैं, बहुत कमज़ोर हो गई हैं। ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के खाते पड़ेगा। तो हालत ये है डोनाल्ड ट्रंप की कि अब वो मुल्कों से मदद मांगते फिर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 मुल्कों से मदद मांगी। देखिए ना, एक वक्त ऐसा था कि अमेरिका किसी मुल्क से बात करता था, मदद मांगता था, तो वो बड़ा ऑनर फील करते थे। ज़ेलेंस्की का स्टेटमेंट अगर आप देख लें, ये कुछ अर्सा पहले जब डोनाल्ड ट्रंप नया नया अमेरिका का सदर बना, तो यही ज़ेलेंस्की जो है, ये जब वाइट हाउस में आया तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसे काफ़ी शर्मिंदा किया था। बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हो गई थी। आज वही ज़ेलेंस्की जो है उससे मांगे जा रहे हैं कि हमें ड्रोन दें, हमारी मदद करें, और उसके बदले में उसको भी कुछ चाहिए। अब वो एक बेहतर डील चाहता है। एक दौर था कि अमेरिका ये कह रहा था कि यूक्रेन के जितने भी मिनरल्स हैं उस पर हमारा हक है, हमें वो दिए जाएं। और आज सूरत हाल क्या है, ये तो चले यूक्रेन की बात है, लेकिन अमेरिका ने जिन 5 बड़े ताकतवर मुल्कों से मदद मांगी, उनमें एक चाइना है, एक फ्रांस है, एक बरतानिया है, एक जापान है और एक जनूबी कोरिया। इनसे मदद मांगी, चाइना ने साफ इनकार कर दिया। फ्रांस ने कहा जी हमने तो अपने हथियार नहीं भेजे। बरतानिया का स्टेटमेंट भी मुबहम सा है, वो इस लड़ाई का हिस्सा बनना नहीं चाहते, वो पहले ही मना कर चुके थे। जापान ने कोई अभी तक जवाब दिया नहीं, और कोरिया ने भी कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। तो आप अंदाज़ा करें कि जिन मुल्कों से डोनाल्ड ट्रंप ने नाम ले लेकर मदद मांगी, वो मुल्क भी जवाब नहीं दे रहे, और जो रजीम तब्दील करने चले थे उनका अपना रजीम खतरे में पड़ गया। अब आ जाए नेतन्याहू पे, तो नेतन्याहू गायब है। इसका मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले साल आपको याद है जब ईरान ने बमबारी की थी, तो जो बिल्डिंग तबाह हुई थी उस पर खड़े होकर नेतन्याहू ने बताया था कि मैं यहां पे हूं, और एक जेस्चर शो किया था। वो नेतन्याहू अब किधर है, कोई समझ नहीं आ रही। दुनिया भर के अंदर यह सवाल पूछा जा रहा है कि नेतन्याहू मारा गया, नेतन्याहू जख्मी हो गया, किधर गया। लेकिन 2-3 पॉसिबिलिटीज है ना सामने ना आने की। अपनी मौजूदगी का सबूत नेतन्याहू नहीं दे पा रहा, हालांकि देना चाहिए। जो वीडियो नेतन्याहू की आती है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो है। बहुत मुमकिन है कि नेतन्याहू ठीक भी हो या जख्मी हो और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो हो, लेकिन आप कुछ जंग के माहौल में कंफर्म कर नहीं सकते। सामने क्यों नहीं आ रहा? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है नेतन्याहू जख्मी हो, क्योंकि कुछ रिपोर्टर्स ऐसे हैं, खासतौर पर एक रिपोर्टर की वीडियो भी वायरल हुई है जिसने खड़े होकर बताया कि नेतन्याहू का ये घर है, इसके ऊपर मिसाइल से अटैक हुआ, और जिस वक्त अटैक हुआ नेतन्याहू यहाँ था, ये दावा किया गया। अब या तो नेतन्याहू जख्मी है, या वो मारा गया है, या वो अपनी जान बचाने के लिए हाई सिक्योरिटी के अंदर है, जहां से वो अपनी वीडियो भी जारी नहीं करना चाह रहा फिलहाल, और नेतन्याहू शायद किसी पे भरोसा नहीं कर रहा। जबकि ईरानी पासदाराने इनकलाब, जो ईरानी फोर्सेज हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि हम नेतन्याहू को ढूंढ कर निशाना बनाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि ईरानी क़यादत को कत्ल किया इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर, तो वो कहते हैं नेतन्याहू को हम नहीं छोड़ेंगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो ईरान की जानिब से आया, वो स्टेटमेंट मैं
आपको इसके बाद बताता हूँ। लेकिन अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए चैलेंजेस इतने बढ़ गए हैं कि उन्होंने लोगों को धमकाना शुरू कर दिया है। खास तौर पे अमेरिकी मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो आपके लाइसेंस हैं वो मनसूख कर दिए जाएंगे मीडिया के, अगर आपकी रिपोर्टिंग पे हुकूमत को एतराज़ होगा। हुकूमत को एतराज़ ये है कि वो उनको लगता है कि सही रिपोर्टिंग नहीं हो रही, फैक्ट्स सही तरह बयान नहीं किए जा रहे, बल्कि ईरान की गुड्डी चढ़ाई जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को इससे नुकसान हो रहा है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की मीडिया को दबाती है, हर वक्त दबाती है। कभी हुब्बुल वतनी के नाम के ऊपर, कभी गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांट के, कभी मुकदमात करके, कभी करप्शन के नाम पे, कभी लाइसेंस के नाम पे, कभी किसी और मामले में ब्लैकमेल करके। तो मीडिया को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दबाती है। ऐसे ही वहाँ पे अमेरिका में ये सिलसिला अब शुरू हुआ। अमेरिकन मीडिया, जिसे एक आज़ाद मीडिया कहा जाता है, देखते हैं वो इसके ऊपर कैसा रद्द-ए-अमल देता है। क्या वो डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, या वो ज़्यादा और तेज़ रिपोर्टिंग कर देते हैं और रद्द-ए-अमल देते हैं कि जनाब ये लो, ये फैक्ट हैं, हम आपके सामने रख देते हैं। अमेरिकन मीडिया ने जो फैक्ट्स अब तक बताए हैं उनके मुताबिक अमेरिका ये जंग जीत नहीं रहा, और ये सौदा अमेरिका में नहीं बिक रहा कि ये अमेरिका की जंग थी। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि ये जंग अमेरिका की नहीं, बल्कि अमेरिका इस जंग में इसराइल की वजह से उतरा है। और डोनाल्ड ट्रंप के उतरने की वजह ये बताई जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप को एप्स्टीन फाइल का खतरा था, और इस खतरे ने डोनाल्ड ट्रंप को जंग में उतरने पर मजबूर किया। अब जो अमेरिकी सहाफ़ी हैं टक्कर कार्लसन, उनका एक स्टेटमेंट आया ऐसे में, उन्होंने कहा कि अमेरिकी हुकूमत मुमकिन तौर पर CIA के मुजरिमाना रेफरल के ज़रिए उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया गया है कि जो टक्कर कार्लसन है उसने जंग शुरू होने से पहले ईरानी रहनुमाओं के साथ कई मुलाकातें और राब्ते किए थे, और जनाब ये कानून की खिलाफ वर्जी है। कार्लसन ये कहता है, ये वो सहाफ़ी है टक्कर कार्लसन जिसने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की थी जंग से पहले, और इसने डोनाल्ड ट्रंप को समझाया था कि मुझे इसकी समझ है, आप फंस जाएंगे, आप ये ना करें। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी बात नहीं मानी, और अब जब ये उसकी मुखालफत करता है, टीवी पर बैठ के फैक्ट्स सामने लेकर आता है, इसको सुना जाता है बहुत ज़्यादा अमेरिका में, तो डोनाल्ड ट्रंप की शोहरत को नुकसान पहुंच रहा है। अब ये शख्स कहता है कि हुकूमत ने उन पर जासूसी की है, उनके पैगामात खुफिया तरीके से पढ़े हैं, और अब उन्हें जिस तरह जुलियन असांज का केस था या जैसे एडवर्ड स्नोडन का केस था, उस तरह से कैद करने की कोशिश की जा रही है। ये दावा किया है टक्कर कार्लसन ने। तो अमरीकी इतने परेशान है, अमरीकी हुकूमत, और हत्ता के रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से मुखालफत शुरू हो गई है कि ये तो इसराइल की जंग थी, आपने अमेरिका को इस जंग के अंदर क्यों धकेल दिया, और अमेरिका को इसका नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ा नुकसान तो अमेरिका की जो चौधराहट है वो खतरे में पड़ गई है। अब एक तरफ मीडिया को धमकियां, एक तरफ इंटरनल प्रॉब्लम, तो ईरान का रजीम चेंज करते करते अपना रजीम फंसवा लिया। और ट्रंप की जहनी हालत कुछ इस तरह है कि ये एक ट्वीट ट्रंप का अगर आप पढ़े ना तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा। यानी ये BBC ने इसको रिपोर्ट किया, आपको यहां से ट्रंप की इस वक्त जहनी हालत का अंदाजा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान डील करना चाहता है लेकिन वो तैयार नहीं है। ट्रंप ने अहम ईरानी जजीरे खार्क को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा करते हुए कहा कि मज़ा लेने के लिए शायद हम उसे चंद बार और निशाना बनाएं, मज़ा लेने के लिए। यानी डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं, सेनी कैफियत का आप अंदाज़ा करें कि वो बमबारी मज़ा लेने के लिए भी करते हैं। ये एक ऐसी कैफियत में डोनाल्ड ट्रंप आ गया जहां पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा। अब वो लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम बहुत बहादुर हैं, ये देखें हम तो शुगर लगाने के लिए भी बम मार सकते हैं। जो आदमी मज़ा लेने के लिए बमबारी की बात कर रहा है ना, किसी और टारगेट के अलावा, यानी थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा जी बड़ा फन होता है, बड़ा मज़ा आता है जब हम जहाज़ों को डबो देते हैं, उनके बंदों समेत समंदर की गहराइयों में गर्क कर देते हैं, बड़ा मज़ा आता है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अब कहा कि जजीरे के ऊपर दोबारा अटैक करेंगे मज़ा लेने के लिए। तो फिडे मुंह उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ऐसे शख्स को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। मेरी तरफ से तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ शाबाश के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया और उसे खड़े होकर बार बार सलूट मारे, उसकी तारीफें की, उसके जूते पॉलिश किए। जो शख्स ये कहता है कि वो मज़ा लेने के लिए बमबारी करता है। आप अंदाज़ा कर लें कि कैसी ज़हनियत है डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त, और कैसी ज़हनियत है उन लोगों की जो उसको अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर रहे हैं। अली लारंजानी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात की है, और इसको जनाब फेंका नहीं जा सकता, इसके ऊपर सबको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने आपको 2 दिन पहले भी एक वीलॉग में बताया था कि कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं।
अली लारंजानी ये कहते हैं कि मैंने सुना है कि एप्स्टीन की टीम के बाकी मानदा अरकान ने 9/11 जैसा एक और वाकया रूनुमा करने और उसका इल्ज़ाम ईरान पर लगाने की साजिश तैयार कर ली है। मैंने आपसे कहा था ना कि कोई ना कोई वाकया या तो ईरान की सराउंडिंग में होगा, या अमेरिका के साथ कोई बड़ा वाकया होगा, या खलीज के अंदर कोई ऐसी कार्रवाई डाली जाएगी जिसके बाद ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर बड़े हमले किए जा सकते हैं। अब ये ईरान के अंदर से डॉक्टर अली लारंजानी यही बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ईरान पर इल्ज़ाम लगाने की साजिश तैयार की गई है। ईरान बुनियादी तौर पर इस तरह के दहशतगर्दाना प्रोग्रामों का मुखालिफ है, यानी ऐसा कुछ भी हुआ तो ईरान उसकी मुखालफत करता है। ईरान दहशतगर्द मुल्क नहीं है। वैसे भी ईरान ने अभी तक जो अटैक किए हैं अमेरिका के मालियाती और फौजी अड्डों पे किए हैं। मालियाती अड्डों पे इसलिए कि ईरान के अंदर बहुत सारे मालियाती इदारे तबाह किए गए, तो उन्होंने कहा जी हम भी करेंगे फिर। लेकिन अटैक उन्होंने अमेरिकन एसेट्स के ऊपर किए हैं, अरबों पे नहीं किए, और सिविलियन को निशाना ईरान ने अभी तक नहीं बनाया। इसकी गवाही अमेरिका के अंदर से भी आई है। अब वो ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो अमरीकी अवाम के साथ कोई हमारी जंग नहीं है, ना उनसे हमारी मुखालफत है। ये तो जिन्होंने जंग मुसल्लत की है हम उनसे लड़ रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, 9/11 टाइप का कोई वाकया जिसकी प्लानिंग की गई है। अब पता नहीं ये वाकया कब होता है, कहाँ किया जाता है, लेकिन ईरान ने वक्त से पहले इसको आगाह किया है। तो मेरे ख्याल में सबको इस पे ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। ईरान ने सऊदी अरब पे होने वाले जो ड्रोन हमले हैं और जो मिसाइल हमले हैं उनसे अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने कहा ऐलान ला ताल्लुक की हमने किए ही नहीं, हमने सिर्फ फौजी अड्डों को निशाना बनाया। सऊदी अरब के अंदर जो दीगर तनसीबात को निशाना बनाया गया है, चाहे वो ड्रोन आए हैं चाहे वो मिसाइल आए हैं, उनका ईरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये उन्होंने दावा किया। और ये भी कहा कि सऊदी अरब इसकी एक तहकीकात करवा ले, इसकी एक इंक्वायरी करवा ले कि ये ड्रोन्स और मिसाइल कहाँ से आए हैं। इसका इल्ज़ाम ईरान जो है वो इसराइल और अमेरिका पे लगाता है। वो ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने भी ये कहा और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने भी यही बात की। वो यही बात करते हैं और बार बार ये बात करते हैं कि ये हम नहीं कर रहे। अमरीकियों ने हमारे ड्रोन जैसा एक ड्रोन तैयार किया है, इसके ज़रिए अरब ममालिक में कुछ मकामात को निशाना बना रहे हैं, ये भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है। तो उन्हें यह लगता है कि तहकीकाती कमेटी बना लें और इसके अंदर बेशक ईरान को भी शामिल कर लें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुमकिन है कि अरब ममालिक में शहरी अहदाफ पर होने वाले हमलों के पीछे इसराइल हो। ईरान ने खलीजी ममालिक में किसी भी शहरी या रिहायशी इलाके को निशाना नहीं बनाया। अमरीकी साख्ता ड्रोन लोकस भी खित्ते में अहदाफ पर हमलों में मुलव्वस हो सकता है। तेहरान ऐसे इक़दाम को खुशामदीद कहता है जो जंग के मुकम्मल खात्मे की तरफ ले जाएं। अब ये ईरान कह रहा है जी हम नहीं मार रहे। अच्छा, जो स्टेटमेंट सऊदी अरब की जानिब से आ रहे हैं, देखें मोहम्मद बिन सलमान फ़िलहाल खामोश हैं, लेकिन जो उनके बहुत करीबी लोग हैं वो जब बात करते हैं तो वो मोहम्मद बिन सलमान की बात होती है। वहाँ सऊदी अरब में ऐसा नहीं होता कि MBS कुछ और सोच रहे हैं और बाकी सारे लोग कुछ और कह रहे हैं। अब यहाँ पे जो एक दो टोक जवाब आया सऊदी अरब की जानिब से, यानी सऊदी अरब के शहज़ादा तुर्की अल फैसल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, ये साबिक इंटेलिजेंस के सरबराह भी हैं सऊदी अरब के, और ये रॉयल फैमिली है। ये वही बात करते हैं जो सऊदी अरब की बात होती है। तो उनसे जब पूछा गया कि असल ख़तरा कौन है, ईरान है या इसराइल है, इस पर उन्होंने बड़ा दो टोक जवाब दिया। उन्होंने कहा इस वक्त असल ख़तरा बिलाशुबा इसराइल ही है, जो हद से ज़्यादा ताकत हासिल कर चुका है और अब पूरे खित्ते को धमकाने लगा है। इसराइल ही मसाइल को हवा दे रहा है और उसे काबू में लाना ज़रूरी है। ये जनाब सऊदी अरब की सोच है। देखिए, अरब ममालिक ने ना बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। जिस तरह ईरान ने इन ममालिक के अंदर अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया, अरब ममालिक इस बात को समझते हैं कि ये फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, और अरब ये बात भी अब समझते हैं कि ये अमरीकी फ़ौजी तनसीबात जो यहाँ पे अड्डे मौजूद थे, ये अरबों की हिफाजत के लिए नहीं थे, ये अमरीकी मफाद के लिए थे। अरबों डॉलर भी हमसे ले लिए और तब हिफाजत करने का वक्त आया तो सिर्फ इसराइल की हिफाजत के ऊपर तवज्जो दी गई। ये बात अब अरब समझते हैं और ये बात वो बरमला कर भी रहे हैं। उनके तजियाकार ये बात कर रहे हैं, उनका मीडिया ये बात कर रहा है, और अरब हुकूमतें उनको ये बात करने से रोक भी नहीं रही। वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है कि आप कोई भी बात करें। वहाँ जो बात होती है वो एक पॉलिसी के तहत होती है और वो सब लोग ऐसी ही बात कर रहे हैं। नाज़रीन, एक बार बार बात की जाती है कि भारतीय टैंकर्स को ईरान ने गुजरने दिया और भारत के साथ ईरान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत पाकिस्तान में कई लोग ये